हिमांशु, एक क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में मेरे। रियल एस्टेट में पेमेंट के लीगल मोड्स कौन से होते हैं? डिसाइडेड होता है वॉट एवर एग्रीमेंट वैल्यू होती है, एग्रीमेंट वैल्यू के अगेंस्ट अदर चार्जेस होते हैं। वो अदर चार्जेस को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं और कैसे पेमेंट शेड्यूल करते हैं, वो सब कॉस्ट शीट में मेंशन किया जाता है। कस्टमाइज करके प्राइसिंग एक बार फाइनल हो जाती है तो उसको कॉस्ट शीट इशू करते हैं। उस कॉस्ट शीट के अगेंस्ट पेमेंट शेड्यूल भी होता है, कॉस्ट शीट देन पेमेंट शेड्यूल साथ में इनकॉर्पोरेट करके उसको अटैच करते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, वो रजिस्टर हो जाता है फिर डॉक्यूमेंट के साथ में। तो उसमें लीगल नोट क्या है, वो पेमेंट शेड्यूल ऑल एवरीथिंग पेन डाउन, तो सेफ एंड सिक्योर्ड हो जाता है। कमिटमेंट के साथ साथ में वो रजिस्टर भी हो जाता है। अच्छा, तो ये आप बताइए कि जो पेमेंट शेड्यूल आप बता रहे, पेमेंट स्ट्रक्चर बता रहे, इसमें प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के टाइम पे कैश में ट्रांजैक्शन करना लीगल होता है? नहीं, क्या, द मनी इज मनी, वेदर इट इज अ कैश और रेकनर वैल्यू के हिसाब से कभी कभी कैश का ट्रांजैक्शन डेफिनेटली रूल्ड आउट नहीं होता है। वो अंडरस्टूड फैक्ट है। कैश इसीलिए उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि वो समटाइम्स इट इज टैक्स पेड होता है वो अमाउंट कैश का, कभी टैक्स पेड नहीं होता है। तो इसलिए कैश का ट्रांजैक्शन इसीलिए उसको थोड़ा सा डाइसी बोला जाता है कि वो कैश का ट्रांजैक्शन, इवन देन कैश के ट्रांजैक्शन के बाद में भी डॉक्यूमेंट तो प्रॉपर बनता ही है ना, और एग्रीमेंट वैल्यू के हिसाब से वो डिफाइन हो ही जाता है डॉक्यूमेंट्स में। तो इज एब्सोल्युटली सेफ, कैश भी सेफ है। ओके, तो जो बिल्डर्स होते हैं या जो रिटेल प्रॉपर्टी सेलर्स होते हैं, जो अपना प्रॉपर्टी बेचते हैं, वो कौन सा पेमेंट मोड प्रेफर करते हैं पेमेंट्स लेने के लिए? डेवलपर्स वो तो फुल चेक की प्रेफर करते हैं। फुल चेक। और फुल जो चेक। रीसेल प्रॉपर्टीज रीसेल बेचने प्रॉपर्टीज में वाले क्या लोग? होता है, कैपिटल गेन के ऑस्पेक्ट भी होता है कि अगर आपके 3 साल नहीं हुए हैं या कुछ सर्टेन है, या वो उस फंड को आप एल्सवेयर प्रॉपर्टी में यूज़ करेंगे तो आपका टैक्स रिबेट मिलेगा। सपोज किसी और मोड में आपको उस चीज़ को यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में लोग कभी कभी कैश की डिमांड करते हैं। तो कैश मिल जाएगा तो उसको उस पर टैक्स भी नहीं रहेगा और रिमेनिंग अमाउंट वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। So cash is not ruled out in the real estate industry. Everybody knows all. Even करेक्ट। और हिमांशु, आप मुझे एक ये भी बता दीजिए, मतलब आई एम वेरी मच श्योर कि मेरे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि चेक और डिमांड ड्राफ्ट, इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, चेक जो होता है, चेक का इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन होता है। एंड डिमांड ड्राफ्ट जिसको डीडी बोलते हैं वो बैंक का होता है, बैंकर्स चेक बोलते हैं उसको, एक लैंग्वेज में बैंकर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट। तो बैंक इशू करता है, वो एज गुड एज रिडीम्ड कंसीडर होता है, एज गुड एज इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि वो अमाउंट ऑलरेडी बैंक इशू करता है, उस पैसे के अगेंस्ट इशू करता है। आपके अकाउंट में पैसा है तो चेक आपका ऑर्डर होगा, तो उसमें सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन आता है। चेक मीन्स इंस्ट्रूमेंट टू बी रियलाइज, ये वो अमाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तभी उसका वैल्यू होती है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट की वैल्यू ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, स्टैब्लिश अमाउंट है, वो उतना अमाउंट रिसीव्ड भी माना जाता है एट द वेरी मोमेंट whenever it is been issued and received. ओके। ओके, तो जो टोकन अमाउंट दिया जाता है प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे, लाइक आज मैंने फाइनल किया, मैं एक टोकन अमाउंट दे रही हूँ, अ, उसका मीडियम, मतलब आज मुझे टोकन देना है, सपोजिंगली मैं प्रॉपर्टी देखने गई थी, आज के आज ही अभी मुझे फाइनल करना है, स्पॉट ऑफर मिल रहा है और मुझे बताया जा रहा है कि अभी आप फाइनल कर दो तो आपको इतना डिस्काउंट भी हाँ, मिल ये जाएगा, ये मिलता है। राइट? मैं चेक कैरी नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्या ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकती हूँ? बिल्कुल ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, टोकन ट्रांसफर होता है। और अभी तो अच्छा अमाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 5 लाख 10 लाख तो उसमें इमीडिएट यूपीआई ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांजैक्शंस भी वैलिड होंगे? बिल्कुल वैलिड, वो वाला ट्रांजेक्शन में रेफरेंस नंबर आ जाता है, आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन हो जाता है। एब्सोल्युटली वो वर्केबल, अग्रीमेंट टू सेल में एब्सोल्युटली मेंशन हो वर्केबल, जाता है? यस। ओके। अब जब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हो गया, मेरा टोकन हो गया, जो भी ड्यू पेमेंट मुझे पे करना था हो गया, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पेमेंट करने का जब टाइम आता है, वो कौन से मीडियम से एक्सेप्ट होता है? स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आपका कॉस्टिंग में, अगर सपोज वो ऑल इंक्लूसिव कॉस्टिंग है, इवन देन
या अदर चार्जेस में वो लेवी कर रहे हैं, इन बोथ द केसेस स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन टू बी डन फ्रॉम द बायर्स अकाउंट ओनली, बिकॉज वो बैंक को पे होती है, बैंक के थ्रू उसका रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी एक थर्ड पार्टी है, वो बैंक रजिस्ट्रार को ही पे होती है उसको रजिस्टर, गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो सीधा गवर्नमेंट को ही जाता है, आइदर ओके, डेवलपर पे और बायर पे। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब वो इधर चेक, डीडी या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐसे कैसे भी मोड से कर सकते हैं वो हाँ पेमेंट। डेफिनेटली उसके लिए डीडी इज इम्पोर्टेंट, नो चेक। ओके ओके। अभी मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ होम लोन के रिगार्डिंग में। जैसे होम लोन लिया है बायर ने, या मैंने घर खरीदा, मैंने होम लोन लिया है, डेवलपर को मुझे पे करना है। होम लोन लेने के बाद ये जो अमाउंट है वो डायरेक्टली बिल्डर के अकाउंट में क्यों जाता है? तो लोन सब्जेक्ट टू, आप एक प्रॉपर्टी बाय करने के लिए लोन ले रहे हो, उसी हेड में के लिए लिया रहा है, उस फंड को आप कहीं एल्सवेयर यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट डेवलपर की डिमांड पर जाता है, और वो इस कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान से कनेक्टेड होता है, तो वो उसमें आर्किटेक्ट रिपोर्ट के साथ में डिमांड लेटर आता है, प्रॉपरली सर्टिफाइड होता है, तो वो डिमांड रेज करता है डेवलपर को, दो उसका ईएमआई वगैरह ले भी होगा वो बायर को ही होगा, इससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लोन लोन तो बायर को ही के नाम से ही सेंक्शन है, बस पेमेंट डेवलपर को ही जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। ओके, तो अभी समझे कि डेवलपर का प्रॉपर्टी नहीं लिया है, रीसेल प्रॉपर्टी लिया है। इन दैट केस ऑल्सो अगर मैं होम लोन लेके ले रही हूँ या प्रॉपर्टी लोन से प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, घर खरीद रही हूँ, तो वो डायरेक्ट सेलर के अकाउंट में वो जाता है, सेलर के राइट? अकाउंट में जाएगा डायरेक्टली। ओके ओके, वो भी डायरेक्टली सेलर के वो अकाउंट में सेलर के ही अकाउंट में पेमेंट होता जाएगा। है। पहले करेक्ट। ऐसा होता था कि बायर को चेक देते थे, बायर उसको इशू करता था, बट अभी डेफिनेट जो डिसबर्स अमाउंट बैंक का है वो डायरेक्ट सेलर को ही जाता है। ओके, अब एक और क्लैरिटी आपसे, आखिरी वाला। मेरे किसी दोस्त ने मुझे ये बताया था कि आप जब डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जो भी पेमेंट्स कर रहे हो, उसका रिसिप्ट जो आपके पास आता है, लाइक, तो हर चीज़ को मेल में रखो और वो एक ट्रेल मेल में रखो। व्हाट डू वो यू सजेस्ट वो अबाउट दिस? डॉक्यूमेंटेशन का एक मीडियम है, मेल, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वो क्लाउड पे सेव होता है, आपका डॉक्यूमेंट तो मिसप्लेस हो सकता है, वो ट्रेल मेल मिसप्लेस नहीं होती है, वो आपके क्लाउड में ही रहती है, सेफ रहती है, वो एक मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इज नाउ मोर हैंडी टू सेव द पेपर्स, सेव द राइट। इन्वायरमेंट, ट्री कटिंग से ही तो पेपर्स प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए वो एक मीडियम है, और आजकल तो इंडियन गवर्नमेंट ने तो इतना अच्छा प्रोसेस की, कैश का ट्रांजेक्शन ही कम हो गया है, सब ऑनलाइन हो रहा है, तो दीज आर द गुड स्टेप्स टू बूस्ट द इकोनॉमी। तो एनीवे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करना एक अच्छा रहता है, पॉइंट रहता है, आपको डॉक्यूमेंट सेव करोगे तो फिजिकल फॉर्म में वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बेस्ट पार्ट। तो यू आर ऑल्सो सजेस्टिंग कि उसको ट्रेल मेल में रखना वो बेटर? एक ऑल्टरनेट मीडियम भी है और प्रीमियम मीडियम भी है, दोनों तरह से वो ठीक है। आप पेपर में रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, रिसीट को भी रख लीजिए, अदरवाइज वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिसीट रहता ही है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या, बैंक ट्रांजेक्शन itself shows the transaction was there, so it is testified and acknowledged to both the parties. करेक्ट, थैंक यू। आज हमने हिमांशु से जाना कि प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उसका मोड क्या होता है, उसका मीडियम क्या होता है, कौन से टाइम पे किस तरीके से ही पेमेंट करना ज़रूरी है। एंड सबसे ज़रूरी बात, आप जो भी पेमेंट करें उसको ट्रेल मेल्स में ज़रूर सेफ रखें। थैंक यू हिमांशु। And one more thing, सपोज अगर लेट पेमेंट होता है तो वो डेवलपर कैन चार्ज इंटरेस्ट रिलेटेड टू दैट, कि अगर वो प्रॉपर्टी का डिलीवरी लेट देता है तो एज पर रेरा नॉर्म्स उसको भी इंटरेस्ट देना पड़ता है बायर को, तो ये वाइज वर्सा थिंग, अगर वो पेमेंट क्लाइंट उसका कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट, द पेमेंट इज डिलेड, तो यू कैन ऑब्वियसली चार्ज द इंटरेस्ट एंड दैट इज आल्सो जस्टिफाइड। करेक्ट, सो आपके पेमेंट्स पे इंटरेस्ट ना चार्ज हो, इसके लिए भी आपके टेल मेल्स कभी कभी हेल्पफुल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच हिमांशु फॉर वंडरफुल इनसाइट्स। थैंक यू। या